ब्रिटेन संविधान में अभिसमय और वैधानिक परंपराओं के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटेन का संविधान आलिखित संविधान है और संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में अभिसमय अथवा संवैधानिक परंपराओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। ब्रिटेन के संविधान में अभिसमयों को मिलने आलिखित नियम कहा, कुछ विद्वानों ने संवैधानिक परंपरा या संवैधानिक अभिसमय कहा है। ब्रिटेन के संविधान में अभिसमय का बहुत महत्व है। वो इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन का संविधान अधिकांश आलिखित संविधान है और अभिसमय ब्रिटेन के संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ब्रिटेन के संविधान में अभिसमय का अर्थ, अभिसमय वो संवैधानिक परंपरा या रीति रिवाज हैं जो लंबे समय से उपयोग में आने के कारण शासन की गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। अभिसमय का अर्थ बताते हुए हम कह सकते हैं कि अभिसमय संविधान के वे आलिखित नियम हैं जो समझौतों प्रथाओं से मिलकर बनते हैं, जो सरकार के विभिन्न अंगों के संबंधों व गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। अभिसमय के इस अर्थ को हम देखें तो इसमें 3 बातें मुख्य रूप से कही गई हैं। पहला तो अभिसमय आलिखित नियम होते हैं। दूसरा, अभिसमय प्रथाओं से और समझौते से मिलकर बनते हैं। तीसरा, अभिसमय सरकार के विभिन्न अंगों की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। अर्थात अभिसमय वो रीति रिवाज या परंपराएं हैं जो लंबे समय तक अपनी उपयोगिता के कारण शासन के विभिन्न अंगों की गतिविधियों को प्रभावित करती हैं और ब्रिटेन की जनता ने इनके प्रति अपनी सहमति व्यक्त की है। अभिसमय की परिभाषा देते हुए डाइसी ने कहा है, संविधान के अभिसमय वे रीति रिवाज अथवा समझौते हैं जिनके अनुसार पूर्ण प्रभु संपन्न विधानमंडल के विभिन्न अंगों को अपने विवेक आधारित अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वे सम्राट के परमाधिकार हों या पार्लियामेंट के विशेष अधिकार। डाइसी की यदि हम इस डेफिनेशन को देखें तो डाइसी ने कहा है कि अभिसमय रीति रिवाज अथवा समझौते हैं जो कि वहाँ सरकार के विभिन्न अंगों को प्रभावित करते हैं, जैसे कि विधानमंडल, सम्राट के परमाधिकार से संबंधित अभिसमय या पार्लियामेंट के विशेष अधिकार। अर्थात ब्रिटेन में के संविधान में अभिसमय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सरकार के विभिन्न अंगों की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। अभिसमय की विशेषताएं। ब्रिटेन में जो अभिसमय संविधान के भाग हैं उनकी मुख्य रूप से 3 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है अभिसमयों का स्रोत प्रथाएं हैं। यदि हम देखें तो कानूनों का निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है, लेकिन अभिसमय का निर्माण संसद के द्वारा नहीं किया जाता। अभिसमय प्रथा या रीति रिवाज होते हैं जब ये रीति रिवाज धीरे धीरे प्रयोग में आते हैं और लंबे समय तक प्रयोग में आने के कारण यदि ये उपयोगी होते हैं तो अपनी उपयोगिता के आधार पर ये शासन में स्थायी रूप धारण कर लेते हैं और इन्हें अभिसमय कहा जाता है। अभिसमय की दूसरी विशेषता है कि इनका पालन उपयोगिता के कारण होता है। अभिसमयों का पालन इसलिए किया जाता है कि वो उपयोगी हैं। सारी रीति रिवाज या परंपराओं का पालन नहीं किया जा सकता यदि वो उपयोगी नहीं हों, लेकिन ब्रिटेन में उन जो रीति रिवाज या परंपराएं प्रशासन की गतिविधियों को संचालित करने में उपयोगी होती हैं और ब्रिटेन की जनता यदि उनके प्रति अपनी सहमति प्रदान करती है तो वो अभिसमय का रूप धारण कर लेती है।
तो अभिसमय के पालन करने के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो उनकी उपयोगिता है। अभिसमय की तीसरी विशेषता यह है कि इसको कानून के समान मान्यता प्राप्त है। ब्रिटेन में जिस तरह से प्रशासन में कानूनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, कानूनों को जिस तरह से स्थान प्रदान किया गया है, उसी तरह से ब्रिटेन के प्रशासन में अभिसमयों को भी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। यद्यपि कानूनों का निर्माण संसद के द्वारा होता है, इसलिए उनको न्यायिक मान्यता प्राप्त होती है। अभिसमय का निर्माण क्योंकि कानून के समान नहीं होता है, ये परंपराओं के रूप में होती हैं, फिर भी क्योंकि ये प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित करने में सहयोग करती हैं, इसलिए इनका पालन भी ब्रिटेन में कानून के समान किया जाता है। कानून और अभिसमय में अंतर यदि हम देखें तो ब्रिटेन का संविधान लिखित और अलिखित दोनों रूप में उसमें पाया जाता है। लिखित के रूप में वहाँ पर कुछ समय समय पर जो अधिकार पत्र गए हैं वो हैं, और दूसरा उसका भाग संसद के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वो ब्रिटेन के संविधान का भाग है। आलिखित संविधान के रूप में अभिसमय एक ब्रिटेन के संविधान का महत्वपूर्ण स्रोत है। ब्रिटेन में क्योंकि ये दोनों ही संविधान के भाग हैं, इसलिए कानून और अभिसमय दोनों का पालन किया जाता है। अभिसमय को कानून के समान मान्यता प्राप्त है, फिर भी कानून और अभिसमय में अंतर पाया जाता है। कानून और अभिसमय में जो अंतर पाया जाता है वो पहला अंतर रूप के आधार पर है। कानून लिखित रूप में होते हैं। कानूनों का निर्माण संसद के द्वारा एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, इसलिए कानून लिखित रूप में पाए जाते हैं। लेकिन अभिसमय रीति रिवाज और परंपराओं का जो कि लंबे समय से प्रयोग में आ रही हैं और उपयोगी हैं, वो अभिसमय कहलाते हैं, और इसलिए रीति रिवाज या परंपरा अभिसमय का स्रोत होने के कारण अभिसमय आलिखित रूप से पाए जाते हैं। जब यदि हम किसी कानून की बात करते हैं तो कानून हमें लिखित रूप में एक दस्तावेज के रूप में उपलब्ध होते हैं, लेकिन यदि हम अभिसमय के बारे में जानना चाहें तो अभिसमय के एक परंपरा के रूप में ही हमें प्राप्त होते हैं, ये अलिखित रूप से होते हैं। कानून और अभिसमय का दूसरा महत्वपूर्ण अंतर निर्माण के आधार पर होता है। कानूनों का निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है और इनका निर्माण एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, जबकि अभिसमय रीति रिवाज या परंपरा से निर्मित होते हैं। जब कोई विशेष प्रकार का व्यवहार लंबे समय तक प्रयोग में लाया जाता है और वो उपयोगी होता है तो वह अभिसमय का रूप धारण कर लेता है, और इस तरह से अभिसमय का निर्माण होता है। हम उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि ब्रिटेन में पूर्व में सम्राट मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करते थे, लेकिन जब जॉर्ज प्रथम और द्वितीय ब्रिटेन के सम्राट बने तो उनको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं था, ब्रिटिश राजनीति में उनकी कोई रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना छोड़ दिया। अब मंत्रिमंडल की अध्यक्षता जिस व्यक्ति के द्वारा की जाने लगी वो अन्य सभी मंत्रियों से श्रेष्ठ हुआ, और इस तरह से बाद में ये एक परंपरा पड़ी कि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता जिसके द्वारा की जाती है उसको प्रधानमंत्री कहा जाने लगा। तो इस तरह से एक व्यवहार विशेष के कारण जो बाद में उपयोगी साबित हुआ आगे चलकर, उसके द्वारा एक अभिसमय का उदय हुआ। कानून और अभिसमय के बीच तीसरा जो अंतर है वो निश्चितता के आधार पर है। कानूनों का निर्माण क्योंकि एक विशेष समय में किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है, इसलिए कानून निश्चित होते हैं। हम जब भी किसी कानून को देखना चाहें तो वो स्पष्ट रूप से हमारे सामने होते हैं, लिखित रूप में होते हैं। लेकिन अभिसमय क्योंकि रीति रिवाज और परंपराओं के रूप में होते हैं, इसलिए ये स्पष्ट होते हैं और अनिश्चित होते हैं। कानूनों को जब उनका निर्माण कर लिया जाता है तो उनके लागू करने की
तिथि कब कानून लागू किए गए ये स्पष्ट होता है, लेकिन कोई भी अभिसमय कब लागू किया गया ये इसका कोई पता नहीं होता। इसलिए जहाँ कानूनों में निश्चितता और स्पष्टता पाई जाती है वहाँ अभिसमय अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं। कानून और अभिसमय में चौथा अंतर स्वीकृति के आधार पर है। कानून का निर्माण क्योंकि संसद के द्वारा किया जाता है और ब्रिटेन में ये है कि संसद के द्वारा जो भी कानून पारित किया जाएगा उसका पालन सबके द्वारा किया जाएगा और उसके पीछे संसद की या राज्य की प्रभुत्व शक्ति होती है। किसी भी कानून के पीछे इन्हें न्यायिक संरक्षण प्राप्त होता है। यदि किसी ब्रिटिश नागरिक के द्वारा कानूनों का उल्लंघन किया जाएगा तो उसके लिए दंड दिया जा सकता है। तो कानूनों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होता है। लेकिन अभिसमयों का निर्माण क्योंकि संसद के द्वारा नहीं किया जाता, इसलिए अभिसमय का पालन करना व्यक्ति की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है और उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि हम देखें तो ये जो अंतर है ये एक सैद्धांतिक ही है। व्यावहारिक तौर पर ब्रिटेन के संविधान में जो अभिसमय प्रशासन की गतिविधियों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं उनका पालन भी कानून के समान किया जाता है। यदि हम कानून और अभिसमय के इस अंतर को देखें तो कानून और अभिसमय का ये अंतर केवल सैद्धांतिक रूप से है। व्यवहारिक रूप में अभिसमय और कानून का ब्रिटेन के अंतर्गत समान रूप से पालन किया जाता है और कानून और अभिसमय एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं और ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था को अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलाने का कार्य करते हैं। अभिसमयों का वर्गीकरण। ब्रिटेन के संविधान में अभिसमय, बहुत सारे अभिसमय हैं जो ब्रिटेन के विभिन्न सरकार के तीनों अंगों की प्रक्रिया को संचालित करने में सहयोग करते हैं और प्रशासन को संचालित करने में सहयोग करते हैं। इस तरह से यदि हम ब्रिटेन के संविधान में देखें तो बहुत सारे अभिसमय पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो सरकार के अंगों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं उस आधार पर अभिसमयों का वर्गीकरण किया गया है। अभिसमयों के वर्गीकरण में पहला है सम्राट या राजपथ से संबंधित अभिसमय। ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र से लोकतंत्र में परिवर्तित होने में अभिसमयों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ब्रिटेन में क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है तो संसदीय प्रणाली के अंतर्गत सम्राट नाममात्र का कार्यपाल का अध्यक्ष होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपाल का होते हैं। तो इस तरह के जो संसदीय प्रणाली जो वहाँ पाई जाती है उसकी अधिकतर जो प्रावधान है वो अभिसमयों पर आधारित है। राजपद या सम्राट से संबंधित जो अभिसमय हैं वो निम्न हैं। पहला है सम्राट अपने मंत्रियों के परामर्श से ही कार्य करेगा। यदि भी ब्रिटेन में सम्राट में सारी शक्तियां निहित की गई हैं, लेकिन वहाँ एक ये अभिसमय है कि सम्राट अपनी इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रियों के परामर्श से ही कर सकता है। दूसरा है कि सम्राट लोक सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। अर्थात सम्राट लोक सदन में जिस बहुमत दल को बहुमत प्राप्त है उसी को ही नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित कर सकता है। वो अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित नहीं कर सकता। वहाँ ये परंपरा पड़ चुकी है। तीसरा, सम्राट मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता नहीं करता। जॉर्ज द्वितीय से जॉर्ज प्रथम से पहले सम्राट ही मंत्रिमंडलों की अध्यक्षता करते थे, लेकिन जब जॉर्ज द्वितीय और तृतीय ने छोड़ दिया उसके बाद ये परंपरा हो गई कि सम्राट मंत्रिमंडल की अध्यक्षता नहीं करेंगे बल्कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सम्राट को ये अधिकार प्राप्त है कि वो लोक सदन को भंग कर दे, लेकिन वहाँ पर ये परंपरा है
कि सम्राट अपने इस अधिकार का प्रयोग प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करेगा। अर्थात ये सम्राट की शक्ति है कि वो लोक सदन को भंग कर सकता है, लेकिन इसके साथ एक परंपरा भी है कि वो प्रधानमंत्री के परामर्श से करेगा। अर्थात सम्राट अपनी मर्जी से लोक सदन को भंग नहीं कर सकता जब तक कि प्रधानमंत्री इस बारे में उसको सलाह नहीं दे। 5वां है, प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर सम्राट विरोधी दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करेगा। ये ब्रिटेन के संविधान में सम्राट से संबंधित मुख्य अभिसमय है। दूसरा अभिसमय का वर्गीकरण है मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय। ब्रिटेन में यदि हम देखें तो मंत्रिमंडल का जो प्रारंभ हुआ वो 11वीं शताब्दी से हो गया था। शुरू में हम यदि देखें तो क्यूरिया रेजिस से सम्राट अपनी सलाह करता था। क्यूरिया रेजिस से निकलकर प्रिवी काउंसिल आई, प्रिवी काउंसिल से निकलकर कबला आई और कबला से निकलकर कैबिनेट की स्थापना हुई। तो इस तरह समय समय पर जिस तरह से मंत्रिमंडल का विकास हुआ उसी तरह से मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय की स्थापना ब्रिटेन के अंतर्गत हुई। मंत्रिमंडल से संबंधित जो प्रमुख अभिसमय पाए जाते हैं वो ये है कि सम्राट के मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। इसका तात्पर्य यह है कि जो भी ब्रिटेन के अंतर्गत मंत्री का पद धारण करेगा उसके लिए ये अनिवार्य है कि वो संसद का सदस्य हो। यदि वो संसद का सदस्य नहीं है तो उसे एक निश्चित अवधि के अंतर्गत संसद का सदस्य होना जरूरी होगा। दूसरा है कि यदि संसद में मंत्रिमंडल किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर पराजित हो जाए तो उसे त्यागपत्र देना होगा या प्रधानमंत्री सम्राट को परामर्श दे सकता है कि लोक सदन को विघटित कर दिया जाए। अर्थात मंत्रिमंडल का जो कार्यकाल है वो संसद के निम्न सदन लोक सदन के ऊपर निर्भर करता है। यदि मंत्रिमंडल ने कोई प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत करा है और लोक सदन उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है तो इसका तात्पर्य ये समझा जाएगा कि सरकार को बहुमत प्राप्त नहीं है प्रतिनिधियों का। ऐसी स्थिति में वहाँ पर ये एक परंपरा या अभिसमय आ गया है कि ऐसी स्थिति आने पर मंत्रिमंडल या तो त्यागपत्र देगा और उसे क्योंकि लोक सदन का बहुमत प्राप्त नहीं है तो दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि सम्राट को प्रधानमंत्री ये परामर्श दे कि लोक सदन को विघटित कर दिया जाए। मंत्रिमंडल से संबंधित जो तीसरा अभिसमय है वो ये है कि यदि किसी कम महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल लोक सदन में पराजित हो जाए तो मंत्रिमंडल के लिए पद त्याग करना आवश्यक नहीं होगा। अब हमने दूसरे पॉइंट में देखा कि उन्होंने ये कहा कि महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर पराजित हो जाए तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा और कम महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर पद त्याग करना नहीं है। तो इसका तात्पर्य है कि यदि ये माना जाए कि कोई प्रस्ताव जनता के बहुत बड़े भाग को प्रभावित कर रहा है या प्रशासन की नीतियों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तन कर रहा है तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा। और यदि कोई सामान्य कानून है या कोई ज़्यादा वो नहीं है तो त्यागपत्र नहीं देना होगा। चौथा अभिसमय यह है कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य सामूहिक रूप से लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होंगे। यदि लोक सदन किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा। इसका तात्पर्य है कि सभी सदस्य एक संगठन के रूप में या एक समूह के रूप में कार्य करेंगे। कोई मंत्री एक समूह के रूप में कार्य करेंगे। यदि लोक सदन किसी एक भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देता है तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर ये अभिसमय है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से कार्य करता है और सामूहिक रूप से लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। पांचवा यह है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सभी सदस्य को अपने ही राजनीतिक दल से लेता है और अपने मंत्रिमंडल में कौन सदस्य लिए जाएंगे इसका चयन करने में प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है। तो सामान्य तौर पर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री अपने ही दल के सदस्यों में से लेता है यदि उसके बहुमत दल की सरकार हो, और
प्रधानमंत्री के द्वारा किनको मंत्री बनाया जाएगा, उनको क्या पद दिए जाएंगे, इस सब में प्रधानमंत्री का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। ब्रिटेन में जो तीसरे प्रकार के अभिसमय पाए जाते हैं वो कानून निर्माण की प्रक्रिया और संसद से संबंधित होते हैं। संसद के आगे ब्रिटेन में पहला अभिसमय ये है कि संसद के 2 सदन होंगे, लोक सदन और लॉर्ड सभा। हमने जैसे पूर्व में पढ़ा था कि ब्रिटेन सम्राट के द्वारा प्रारंभिक स्तर पर 3 वर्ग के लोगों को बुलाया गया था। एक तो सामंत वर्ग और उच्च धर्माधिकारी, दूसरा व्यापारी वर्ग और तीसरा सामान्य नागरिक। इस हिसाब से 3 सदन होने चाहिए, लेकिन इनके हित क्योंकि उच्च धर्माधिकारी और सामंत वर्ग के हित एक थे और सामान्य नागरिकों के हित एक थे व्यापारी वर्ग के, इसलिए वो 2 ग्रुप में बट गए और इसके परिणाम स्वरूप वहाँ की ये परंपरा आई और इस परंपरा के परिणाम स्वरूप संसद के 2 सदनों का उदय हुआ, लोक सदन और लॉर्ड सभा। संसद से संबंधित दूसरा मुख्य जो अभिसमय ये है कि सम्राट कम से कम वर्ष में एक बार संसद का अधिवेशन आवश्यक रूप से बुलाएंगे और संसद के प्रथम अधिवेशन से और दूसरे अधिवेशन के बीच 1 वर्ष से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। ये प्रावधान वहाँ पर इसलिए किया गया था कि सम्राट यदि संसद का अधिवेशन बुलाएगा तभी संसद के द्वारा मुख्य रूप से कानून निर्माण का कार्य किया जाएगा, या कैसे, तो ये सम्राट के ऊपर नहीं छोड़ा गया कि वो संसद का अधिवेशन कब बुलाए। परंपरा के द्वारा ये स्थापित कर दिया गया कि कम से कम साल में एक बार उसे अधिवेशन आवश्यक रूप से बुलाना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सम्राट चाहे तो 2-3 साल तक संसद का अधिवेशन नहीं बुलाए, इसलिए सम्राट की शक्तियों को सीमित करने के लिए ये अभिसमय बनाया गया। तीसरा है कि लोक सदन का जो अध्यक्ष होगा वो अध्यक्ष पद के लिए खड़ा होने से पूर्व अपने राजनीतिक दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे देगा और लोक सदन का जो अध्यक्ष है वो निर्विरोध रूप से चुना जाएगा। वहाँ पर ये एक अभिसमय बन गया है कि लोक सदन का जो स्पीकर होगा वो किसी भी दल से संबंधित नहीं होगा और यदि कोई व्यक्ति लोक सदन का अध्यक्ष बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपने दल की सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा और फिर उसका चुनाव जो होगा वो निर्विरोध रूप से होगा। और ये लोक सदन के स्पीकर की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए ये अभिसमय आया और ये बहुत महत्वपूर्ण अभिसमय है। चौथा संसद की प्रक्रिया से संबंधित अभिसमय है और इसमें कहा गया है कि प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होंगे और 3 वाचन होने के बाद उस पर मतदान होगा और मतदान होने के बाद ही कोई विधेयक पारित हो सकता है। 5वां यह है कि जब कोई सरकारी पक्ष की ओर से भाषण हो चुका हो तब विरोधी पक्ष की ओर से एक भाषण होगा। सम्राट के विरोधी पक्ष के समस्त विचार अभिसमय का परिणाम होंगे। इसके अलावा कुछ और भी अभिसमय जो कि जन प्रभुत्व से संबंधित हैं और जैसे संसदीय 1911 का संसदीय अधिनियम या 1910 के चुनाव ये है कि यदि कभी किसी महत्वपूर्ण विषय के ऊपर संसद के द्वारा डिसीजन किया जाना हो, कोई महत्वपूर्ण कानून पारित करना हो, तो उनको उस कानून को पारित करने से पहले जनता की सहमति लेनी होगी। जैसे हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि 1911 के अधिनियम से पूर्व 1910 में लोक सदन को विघटित करके चुनाव करवाए गए और उसके बाद 1911 का अधिनियम पारित करा गया। तो ये एक वहाँ पर परंपरा है कि कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन यदि संविधान में किया जाता है तो वो जनता की सहमति से किया जाएगा या जनता का उस पर आदेश ले लिया जाएगा। ये वहाँ के मुख्य रूप से अभिसमय हैं जो कि ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत पाए जाते हैं।